Hello friends, hope you are good at your home with your families. I am Ritik Pal and I welcome you to our channel Conceptualizing Studies, where we help building up your concepts which make your studies simpler. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे थे हम, जिसमें हमने लास्ट लेक्चर में कूलम्स लॉ देखा था, फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस देखा था और कुछ बेसिक्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट देखे थे। अब हम आगे बढ़ेंगे और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, दैट इज अब हम कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में देखेंगे। जो हमने लास्ट क्लास में कूलम्स लॉ देखा था उसमें हमने मैग्नीट्यूड निकाला था, दो पॉइंट चार्जेस के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है उसका मैग्नीट्यूड निकाला था। अब हम उसका डायरेक्शन देखना है तो हम वेक्टर फॉर्म से देख सकते हैं। वैसे हमने जो कूलम्स लॉ में लास्ट की स्टेटमेंट बोली थी उसमें हमने कहा था कि जो फोर्स है वो एक्ट करता है लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ टू चार्जेस, लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ टू चार्जेस के अलोंग एक्ट करता है फोर्स। तो उससे हम डायरेक्शन बता सकते थे, बताया था हमने लास्ट क्लास में। लेकिन अब हम उसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, उस फोर्स को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो स्टार्ट करें कि हमारे पास दो पॉइंट्स दिए हैं ए और बी, इसके ऊपर दो चार्जेस रखे हैं, पॉइंट चार्जेस रखे हैं Q1 और Q2। दोनों को पॉजिटिव ले रहा हूं अभी मैं। कैसे ले रहे हैं? पॉजिटिव, दोनों को पॉजिटिव सिमिलर नेचर का चार्ज ले रहे हैं। दोनों को अपोजिट नेचर का चार्ज लेके भी हम देखेंगे कि डायरेक्शन कैसे निकाला जाए। तो ये दो पॉइंट चार्जेस हो गए Q1 और Q2 और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है वो R है। कितना डिस्टेंस है? R डिस्टेंस है। तो अब हमको फोर्स निकालना है। ये दो सिमिलर नेचर के चार्ज है, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। मान लेते हैं ये सेकंड चार्ज के ऊपर फर्स्ट चार्ज कुछ ना कुछ फोर्स लगा रहा है, फर्स्ट चार्ज सेकंड चार्ज के ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स लगा रहा है, उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम F21 से। किसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? F21, फोर्स ऑन सेकंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज। वो किसके बराबर आता है? उसका मैग्नीट्यूड हम निकाल चुके लास्ट लेक्चर में। क्या आता है? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। याद होगा, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनलिटी थी, कांस्टेंट आया था K, जिसकी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन एयर और वैक्यूम के लिए, तो वो K हमने रिप्रेजेंट कर दिया यहाँ पे। तो F21 आ गया K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहां तक का तो पता होगा। लेकिन अब अगर मैं बोलूं कि मेरे को F21 वेक्टर निकालना है, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो मेरे को F21 वेक्टर निकालना है। तो वेक्टर क्या होता है? वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीज होती है। मैग्नीट्यूड तो हमने बता दिया कि K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड होगा फोर्स का। अब आपको डायरेक्शन रिप्रेजेंट करनी है, तो डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूनिट वेक्टर यूज करते हैं। कौन सा वेक्टर? यूनिट वेक्टर। तो यहां पर हम दो यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट करेंगे। कौन से? पहला मैं बोल रहा हूं कि फर्स्ट चार्ज से लेके सेकंड चार्ज की तरफ, फ्रॉम ए टू बी, एक वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं, स्टार्टिंग फ्रॉम ए एंडिंग टुवर्ड्स बी। ये इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं R12 कैप से। किससे? R12 कैप। R फ्रॉम 1 to 2 और कैप, कैप का मतलब यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है और डायरेक्शन कोई भी गिवन डायरेक्शन, हमने डायरेक्शन स्पेसिफाई कर दी फ्रॉम A to B, तो R12 कैप हो गया। दूसरा एक और यूनिट वेक्टर मैं यूज करूंगा फ्रॉम B to A, B से A की तरफ डायरेक्टेड एक वेक्टर, इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा R21 कैप से। R फ्रॉम 2 to 1 कैप, कैप मतलब यूनिट वेक्टर। तो ये दो यूनिट वेक्टर्स हो गए, ठीक है। अब मुझे फोर्स का डायरेक्शन देखना है, तो फोर्स का डायरेक्शन Q1 Q2 के ऊपर किस तरह फोर्स लगा रहा होगा? दोनों सिमिलर नेचर के चार्जेस है, रिपेल करेंगे। किस डायरेक्शन में रिपेल करेंगे? अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। यह आ गया F21 वेक्टर का डायरेक्शन, रिपेल करेगा अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू सेंटर ऑफ टू चार्जेस। तो ये हो गया F21 वेक्टर का डायरेक्शन। किस वेक्टर की डायरेक्शन में? R12 कैप या R21 कैप? तो ये किस वेक्टर की डायरेक्शन में? F21 या R12 कैप की डायरेक्शन में। तो ये उसका मैग्नीट्यूड हुआ और डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज कर रहे हैं R12 कैप, क्योंकि यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड तो 1 होगा, तो ये मैग्नीट्यूड पूरा इसका आ जाएगा और डायरेक्शन ये रिप्रेजेंट करेगा R12 कैप फ्रॉम A to B, इस तरफ डायरेक्टेड फोर्स, ठीक है। तो ये हुआ F21 वेक्टर। वेक्टर में आपने ये चीजें समझी होगी।
कि यूनिट वेक्टर का यूज कैसे किया जाता है। तो ये हुआ आपका F21 वेक्टर। अब मुझे निकालना है F12। क्या निकालना है? F12 मतलब फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकंड चार्ज। ये जो सेकंड चार्ज है ये भी फर्स्ट चार्ज पे कुछ ना कुछ फोर्स लगा रहा होगा। वो फोर्स कितना होगा मैग्नीट्यूड में? वही सेम कूलम्स लॉ के प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। मैग्नीट्यूड तो सेम आएगा, मैग्नीट्यूड तो यही आएगा के मतलब इन दोनों का बीच का मीडियम, वही एरिया वैक्यूम अगर हम ले रहे हैं तो वही रहेगा। Q1 Q2 प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस ये वाला Q1 ये वाला Q2, तो Q1 Q2 का प्रोडक्ट आ गया और अपॉन आर स्क्वायर, डिस्टेंस दोनों के बीच का आर ही है। अब मैं बोलूं अगर मेरे को F12 वेक्टर निकालना है तो वो कैसे निकाला जाएगा? उसके लिए मैं मैग्नीट्यूड तो ये हो गया, डायरेक्शन के लिए यूज करूंगा यूनिट वेक्टर। तो F12 दैट इज फर्स्ट चार्ज के ऊपर सेकंड चार्ज कहां फोर्स लगा रहा है? सेकंड चार्ज और फर्स्ट चार्ज दोनों पॉजिटिव चार्जेस से रिपेल करेंगे, तो ये इसको रिपेल करेगा किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में, अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ टू चार्जेस। F12 वेक्टर का डायरेक्शन ये समझ में आया? इधर साइड पे रिपेल करेगा इसको। अब बोलो इसकी डायरेक्शन रिप्रेजेंट करनी है तो R12 कैप यूज करेंगे या R21 कैप यूज करेंगे? अब यूज करेंगे R21 कैप, क्योंकि वो इस तरफ डायरेक्टेड है फ्रॉम B टू A। तो मैग्नीट्यूड ये हो गया, डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए R21 कैप यूज करेंगे हम। ठीक है, तो ये हो गया दोनों फोर्सेस वेक्टर फॉर्म में। फोर्सेस को अगर वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो ये हो गए। अब ऐसा क्यों किया? क्योंकि इसकी मदद से हम एक और चीज आगे डिड्यूस कर सकते हैं, आगे एक और चीज निकाल सकते हैं। क्या बता सकते हैं कि देखो R12 कैप और R21 कैप दोनों कैसे वेक्टर? दोनों यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड 1, और दोनों की डायरेक्शन की बात करी जाए तो R12 कैप का डायरेक्शन इस तरफ, R21 कैप का डायरेक्शन इस तरफ, दोनों के डायरेक्शन अपोजिट। तो दोनों के डायरेक्शन अपोजिट है और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। इस तरह के वेक्टर्स कहलाते हैं इक्वल वेक्टर्स। इस तरह के वेक्टर्स कहलाते हैं अपोजिट वेक्टर्स। दोनों एक दूसरे के अपोजिट वेक्टर्स या नेगेटिव वेक्टर्स। नेगेटिव वेक्टर्स मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों का डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। मैग्नीट्यूड जो सेम और डायरेक्शन अपोजिट होना, तो वो क्या कहलाते हैं? नेगेटिव वेक्टर्स। दैट इज R12 कैप और R21 कैप दोनों एक दूसरे के नेगेटिव वेक्टर्स हो गए। R12 कैप इक्वल्स टू माइनस ऑफ R21 कैप। ये समझ में आया होगा। R12 कैप इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ R21 कैप, वेक्टर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया इस तरह से हमने। नेगेटिव वेक्टर हो गए दोनों एक दूसरे के। तो R12 कैप की जगह माइनस ऑफ R21 कैप में रख सकता हूं क्या? हाँ रख सकता हूं। तो मैंने उठाया F21 वेक्टर इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर एज इट इज। R12 कैप की जगह माइनस ऑफ R21 कैप, ये आया। अब नेगेटिव साइन को आगे ले गए तो F21 वेक्टर जो आया वो आया माइनस K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर और R21 कैप। अब अगर इतना हिस्सा देखा जाए तो ये क्या है? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर और R21 कैप। K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर R21 कैप, मतलब ये है F12 वेक्टर, लेकिन आगे क्या लगा हुआ है? नेगेटिव। दैट इज F21 वेक्टर इक्वल्स टू माइनस ऑफ F12 वेक्टर। मतलब दोनों फोर्सेस एक दूसरे के नेगेटिव वेक्टर्स हैं। F21 वेक्टर इक्वल्स टू माइनस ऑफ F12 वेक्टर, एक दूसरे के नेगेटिव वेक्टर्स। मतलब दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन अपोजिट है। दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम और डायरेक्शन अपोजिट। इस तरह के फोर्सेस को बोला जाता है एक्शन रिएक्शन पेयर। एक्शन रिएक्शन पेयर मतलब ऐसे दो फोर्सेस जो मैग्नीट्यूड में सेम है और डायरेक्शन में अपोजिट है, तो इस तरह के फोर्सेस को एक्शन रिएक्शन पेयर बोला जाता है ना। आपने 11th क्लास में एनएलएम में पढ़ा होगा, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में। एक्शन रिएक्शन पेयर क्या होते हैं? ऐसे फोर्सेस जो मैग्नीट्यूड में सेम है और डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये एक्शन रिएक्शन पेयर का काम करेंगे। अब अगर मैं इस फोर्स को इधर ले आऊं तो F21 वेक्टर प्लस
F12 वेक्टर इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, 0 वेक्टर, मतलब दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट 0, मतलब दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। दोनों फोर्सेस क्या एक दूसरे को कैंसिल आउट कर सकते हैं? तो इसका आंसर आता है नो, क्योंकि ये काम कर रहे हैं एक्शन रिएक्शन पेयर का। किसका काम कर रहे हैं? एक्शन रिएक्शन पेयर का काम कर रहे हैं। एक्शन रिएक्शन पेयर की ये खासियत होती है कि ये जो फोर्सेस होते हैं ये दो इक्वल फोर्सेस होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन होते हैं, और साथ में ये दो अलग अलग बॉडीज पे लगते हैं। मतलब अगर आप F12 निकाल रहे हैं तो वो फर्स्ट वाले चार्ज पे लग रहा है ड्यू टू सेकंड वाला चार्ज, और F21 निकाल रहे हैं तो वो सेकंड वाले चार्ज पे लग रहा है ड्यू टू फर्स्ट चार्ज। दैट इज ये दोनों जो फोर्सेस लग रहे हैं ये अलग अलग बॉडीज पे लग रहे हैं। अगर आप एक ही बॉडी पे दो अलग अलग फोर्सेस लगाओ इक्वल एंड अपोजिट तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, लेकिन अगर दो अलग अलग बॉडीज पे दो फोर्सेस लगाए इक्वल एंड अपोजिट तो वो कैंसिल आउट नहीं होते, वो दोनों कैंसिल आउट नहीं होते। उन दोनों का रिजल्टेंट 0 जरूर हम बोल रहे हैं, लेकिन ये किसके लिए? ये एक सिस्टम के लिए। किसके लिए? सिस्टम के लिए। अगर मैं इन दोनों चार्जेस को मिला के एक सिस्टम बना दूं, मैं बोलूं कि ये दोनों चार्जेस मिलकर मेरे सिस्टम में काम कर रहे हैं, तो ये सिस्टम के इंटरनल फोर्सेस का काम करेंगे। फिर ये जो दो फोर्सेस है ये कौन से फोर्सेस रहेंगे? इंटरनल फोर्सेस, है ना। तो इस सिस्टम का नेट फोर्स जो है वो 0 है, इस सिस्टम का नेट फोर्स जो है वो 0 है, लेकिन इंडिविजुअल फोर्सेस क्या कैंसिल आउट हो रहे हैं? नहीं हो रहे। इंडिविजुअल फोर्सेस इन दोनों पार्टिकल्स के ऊपर लग रहे हैं अभी भी। कितने? K(Q1 Q2/R², K(Q1 Q2/R²) ये लग रहा होगा, ये कैंसिल आउट नहीं होंगे। अगर सिस्टम का नेट फोर्स देखा जाए तो वो 0 आएगा, और वो सिस्टम कौन है? इन दोनों चार्जेस को मिलाकर एक सिस्टम बनाया गया है। ठीक है। एक्शन रिएक्शन पेयर जो होते हैं वो कभी एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करते। ठीक है, क्योंकि वो दो कैसे लग रहे होते हैं? दो अलग अलग बॉडीज पे लग रहे होते हैं, इक्वल एंड अपोजिट तो होते हैं लेकिन दो अलग अलग बॉडीज पे अप्लाई होते हैं, इसलिए वो कभी कैंसिल आउट एक दूसरे को नहीं करते। ठीक है, तो ये था हमारा क्या? वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। यहां तक का क्लियर होगा। यहां से एक और चीज समझ में आती है कि ये जो कूलम्ब्स लॉ से फोर्स निकाला हमने, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये एक तरह का सेंट्रल फोर्स है। कौन सा फोर्स है? सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स का मतलब क्या होता है? सेंट्रल फोर्स का मतलब होता है कि ये लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स के अलोंग एक्ट करता है। ऐसे बहुत सारे फोर्सेस सेंट्रल फोर्स होते हैं, उसी में एक आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो एक तरह का सेंट्रल फोर्स होता है, मतलब लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स के अलोंग एक्ट करता है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन नाम से थोड़ा कठिन टॉपिक लगता है लेकिन बहुत सिंपल है, आसानी से समझना। क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन और क्यों पढ़ रहे हैं हम ये? अभी जो हमने कूलम्ब्स लॉ देखा, कूलम्ब्स लॉ फोर्स निकालने के लिए होता है, लेकिन किसके बीच में फोर्स? दो पॉइंट चार्जेस के बीच में फोर्स निकालने के लिए होता है कि अगर दो पॉइंट चार्जेस आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं तो उनके बीच में कैसे फोर्स निकलेगा, वो हम कूलम्ब्स लॉ से समझते हैं। लेकिन मान लीजिए अगर किसी जगह पर 3 पॉइंट चार्जेस प्रेजेंट है, या 4 पॉइंट चार्जेस है, 5 पॉइंट चार्जेस है, 10 पॉइंट चार्जेस प्रेजेंट है, तो उनके बीच में फोर्सेस कैसे निकाले जाए? तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए आया प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कि अगर किसी जगह पर एक सिस्टम ऑफ चार्जेस है, एक नंबर ऑफ चार्जेस प्रेजेंट है, तो उसमें आप फोर्सेस कैसे निकालोगे? तो उसके लिए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आता है। बहुत सिंपल सी चीज है। पहले समझते हैं कि अगर मान लो आपके पास एक सिस्टम ऑफ चार्ज है। क्या है? एक सिस्टम ऑफ चार्ज जहां पर Q1, Q2, Q3, Q4 अप टू Qn n नंबर ऑफ चार्जेस प्रेजेंट है किसी एक जगह पर। तो अगर n नंबर ऑफ चार्जेस प्रेजेंट है और आपको इस Q1 के ऊपर फोर्स निकालना है, तो सबसे पहली चीज, दो चीजें आएंगी इसके अंदर कि अगर आपको कोई एक चार्ज के ऊपर फोर्स निकालना है किसी दूसरे चार्ज की वजह से, कोई एक चार्ज के ऊपर फोर्स निकालना है किसी भी दूसरे चार्ज की वजह से, तो वो जो फोर्स होता है वो इंडिपेंडेंट होता है बाकी किसी भी चार्ज प्रेजेंट से। मतलब अगर आपको फर्स्ट चार्ज से फोर्स निकालना है सेकंड की वजह से, Q1 के ऊपर फोर्स निकालना है Q2 की वजह से, तो वो जो फोर्स आएगा Q1 के ऊपर Q2 की वजह से वो इंडिपेंडेंट होगा Q3 से, Q4 से, Q5, Qn
किसी भी दूसरे चार्ज की वजह से इंडिपेंडेंट होता है किसी भी दो चार्जेस के बीच में आपस में फोर्स। मतलब ये दो जो चार्जेस हैं ये आपस में वही फोर्स लगाएंगे जो हमने कूलम्स लॉ से निकाला था। कूलम्स लॉ से हमने दो चार्जेस के बीच में फोर्स निकाला था, ये अभी भी उतना ही फोर्स लगाएंगे एक दूसरे के ऊपर। वो Q3, Q4, Q5, Q7 इन सब के प्रेजेंस से इंडिपेंडेंट होगा। पहली चीज तो ये होगी कि दो चार्जेस आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, अगर कोई तीसरा चार्ज आके बैठ गया तो इन दोनों के बीच का जो फोर्स है वो उस थर्ड चार्ज से इंडिपेंडेंट होगा। ये दोनों भी आपस में फोर्स लगाएंगे, वो दोनों भी आपस में फोर्स लगाएंगे, लेकिन एक चार्ज के ऊपर फोर्स किसी भी दूसरे चार्ज की वजह से इंडिपेंडेंट होता है प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस। ये हुआ इसका पहला पार्ट। और दूसरा पार्ट बोल रहा है कि अगर आपको किसी चार्ज के ऊपर नेट फोर्स निकालना है, क्या निकालना है? नेट फोर्स। तो आप क्या करो, सारे चार्जेस की वजह से इंडिविजुअल चार्जेस की वजह से फोर्सेस निकालो। सारे चार्जेस की वजह से इंडिविजुअल फोर्स निकाला जाएगा और सबका क्या कर दिया जाएगा? वेक्टर सम कर दिया जाएगा। क्या किया जाएगा? वेक्टर सम, क्योंकि फोर्स क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी है। अगर उन फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालना है तो हम नॉर्मल स्केलर सम नहीं कर सकते, हमको क्या करना पड़ेगा? वेक्टर सम करना पड़ेगा। तो सारे चार्जेस की वजह से इंडिविजुअल फोर्सेस निकाले जाए और सबका क्या किया जाए? वेक्टर सम किया जाए, तो किसी भी चार्ज के ऊपर नेट फोर्स निकल जाएगा। अब इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, इफ a number of charges are present in a system, एक सिस्टम है जिसके अंदर कुछ नंबर ऑफ चार्जेस प्रेजेंट है, दो से ज्यादा हो सकते हैं, 3, 4, 5, कितने भी हो सकते हैं। देन the force on any one charge due to any other charge due to any another charge is independent of presence of all other charges. If a number of charges are present in a system, then the force on any one charge due to any another charge is independent of presence of all other charges. किसी एक चार्ज के ऊपर फोर्स किसी भी दूसरे चार्ज की वजह से इंडिपेंडेंट होगा प्रेजेंस ऑफ ऑल अदर चार्जेस से। मतलब ये सारे चार्जेस इन दोनों के फोर्स को अफेक्ट नहीं करेंगे। उसके बाद एंड द नेट फोर्स ऑन एनी गिवन चार्ज, किसी भी गिवन चार्ज के ऊपर अगर आपको नेट फोर्स निकालना है, किसी भी एक गिवन चार्ज के ऊपर अगर आपको एक नेट फोर्स निकालना है तो वो कैसे निकाला जाएगा? द नेट फोर्स ऑन एनी गिवन चार्ज इज द वेक्टर सम, कौन सा सम? वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस। सारे बाकी सारे चार्जेस का फोर्स निकाला जाए और उन सबका क्या कर दिया जाए? वेक्टर सम कर दिया जाए, तो उससे क्या आ जाएगा? आपका नेट फोर्स आ जाएगा। द नेट फोर्स ऑन एनी गिवन चार्ज इज द वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस। सारे चार्जेस का फोर्स निकाल के उनका वेक्टर सम कर दिया जाए। यहां से समझे उसको? तो ये क्या बोल रहा है? मानो आपके पास Q1, Q2, Q3, Q4, Qn चार्जेस दिए थे। Q1 और Q2 के बीच में डिस्टेंस है R12, Q1, Q3 के बीच में डिस्टेंस है R13, Q1, Q4 के बीच में R14, Q1, Qn के बीच में R1n। ये समझ में आया? सारे डिस्टेंसेस अलग अलग हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हमने मान लिया अलग अलग है। इनको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो कैप से रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा,
Q2 Q1 के ऊपर फोर्स लगाएगा, मान लो मुझे Q1 के ऊपर फोर्स निकालना है, तो Q2 Q1 के ऊपर फोर्स लगाएगा, कितना लगाएगा, F on 1 ड्यू टू 2 बोल दिया जाए, F on 1 ड्यू टू 2 हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R 1 2 का स्क्वायर। कोई दिक्कत इसमें, K Q1 Q2 अपॉन R1 2 का स्क्वायर। डायरेक्शन बताना हो तो वेक्टर फॉर्म में लिखा, और डायरेक्शन क्या लिखी, फ्रॉम Q2 टू Q1, इस तरफ, इसको लिख रहा हूं मैं R21 कैप से, ठीक है, डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए, तो ये हो जाएगा R21 कैप की डायरेक्शन में। फिर अब मुझे निकालना है F ऑन 1 ड्यू टू 3, फर्स्ट वाले चार्ज के ऊपर फोर्स थर्ड वाले चार्ज की वजह से, तो वो आएगा K Q1 Q3 अपॉन R1 3 का स्क्वायर। इसमें कोई दिक्कत नहीं। फिर वेक्टर फॉर्म में निकालना हो तो डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए फ्रॉम Q3 टू Q1, इस डायरेक्शन में मान लो R31 कैप, R31 कैप, तो ये हो जाएगा R31 कैप के डायरेक्शन में। इसी तरह से Q4 का भी फोर्स निकाला जाएगा, Qn का भी फोर्स निकाला जाएगा, सारे फोर्सेस निकालेंगे, और फर्स्ट वाले चार्ज के ऊपर नेट फोर्स F1 वेक्टर बोल रहा हूं मैं, नेट फोर्स F1 वेक्टर वो बराबर आएगा सारे इंडिविजुअल फोर्सेस का कौन सा सम, वेक्टर सम, F on 1 ड्यू टू 2 वेक्टर प्लस F on 1 ड्यू टू 3 वेक्टर प्लस डॉट 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 अप टू F on 1 ड्यू टू n वेक्टर। सारे फोर्सेस का कौन सा सम, वेक्टर सम। इस तरह से वेक्टर सम निकाल के आप रिजल्टेंट फोर्स निकाल सकते हैं किसी भी एक चार्ज के ऊपर। अगर आपको सेकंड चार्ज से बोला जाता तो यही सेकंड चार्ज के ऊपर लगता, फिर आप फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट, फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू थर्ड, फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फोर्थ, ऐसे सारे फोर्सेस निकालते और सबका क्या कर देते, वेक्टर सम कर देते। तो ये यहां तक का क्लियर होगा। बहुत सिंपल सी चीज है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्या बोलती है कि अगर एक सिस्टम है जिसमें नंबर ऑफ चार्जेस प्रेजेंट है, 2 3 4 5 कितने भी हो सकते हैं, तो उसके ऊपर अगर आपको किसी एक चार्ज पे फोर्स निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे, जो कूलम्स लॉ से निकालते थे उसी तरह से निकालना है, क्योंकि फोर्स जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है किसी भी तीसरे चार्ज की प्रेजेंस की वजह से। अगर दो चार्जेस इंटरेक्ट कर रहे हैं, कोई थर्ड चार्ज आ गया तो उसके प्रेजेंस से इंडिपेंडेंट होगा इन दोनों का फोर्स। और अगर आपको किसी एक चार्ज के ऊपर नेट फोर्स निकालना है तो सारे चार्जेस का फोर्स निकालना है उसके ऊपर और उन सबका क्या कर दे, वेक्टर सम कर दे। मतलब डायरेक्शन को भी कंसीडर करना पड़ेगा। तो बहुत सिंपल सी चीज है ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्लियर होगा? तो इस लेक्चर में हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन और वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। ये दो चीजें पढ़ी हमने, यहां तक का क्लियर होगा। नेक्स्ट क्लास में हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो ये क्लियर होगा आपको। तो इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने सजेशन बता सकते हैं, क्वेरीज बता सकते हैं, डाउट्स बता सकते हैं। We have received some requests of students to start the lectures in only English. I have received some suggestions from southern state students from Kerala, Odisha and Pondicherry to start only English lectures. First of all, we are here to make a good understanding of the subject. We have started this video series to make a deep and good understanding of the subject. We are not here to just study or just to complete the syllabus. So for that we need a simple and easy to understand language, and for most of the student it is Hindi. So making a complete lecture on English is inconvenient for most of the student. So we'll be continuing like this only. We are working on your issues. I try to maintain both the languages in my lectures, English as well as Hindi, but to make a complete lecture on English is not possible and not convenient for the students. So please try to understand our problem. We are working on your issues, and if possible we'll start a complete lecture in English, but till then stay with us and please understand. I have also received some request of starting a question answer session. First of all, we have not completed that much syllabus for which we can continue with question answer session. You must have been studying from other sources too, where you have been completed that much syllabus where you can solve as many questions as possible. But here we have just started electrostatics of class 12th.
and we have not completed that much part for which we can start question answer session. And for 11th class, loaded 1 or 2 videos, so we cannot start question answer session now. So we'll be continuing that. We'll be doing that afterwards when we complete some sufficient amount of syllabus. So till then, we'll be continuing with our studies only. So it's time to take leave now. Take care of yourself and your families. Thank you.